सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है हमें केमिकल रिएक्शन से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है केमिकल रिएक्शन से, और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना है किसी न किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने में। या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी क्या होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग टर्म समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है। कोई भी वो सब्सटेंस जो डिसोशिएट हो जाता है आयंस के अंदर। कब? जब मैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं, या जब मैं उसकी मोल्टन फॉर्म में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं। जैसे कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमने इसमें पानी डाल दिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, इलेक्ट्रोड्स लगाई, बैटरी लगाई, तो ये सब्सटेंस हमारा आयंस में डिसोशिएट हो गया, कैटायन के अंदर, एनायन के अंदर। तो हम इस स्पेसिफिक सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कोई भी वो सब्सटेंस जो आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये ऐसे सब्सटेंस है, अगर आप इनकी मोल्टन फॉर्म ले लो, मोल्टन फॉर्म का मतलब होता है बेटा जी मेल्टेड फॉर्म, या फिर इनका एक्वस सॉल्यूशन ले लो, पानी डाल के इनमें से करंट पास करा के देखो तो ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दो सब्सटेंस विच डजंट डिसोशिएट इनटू आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड शुगर, यूरिया, ग्लूकोज। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपने किसको बोला है? वो सब्सटेंस जो आयंस में डिसोशिएट हो जाए। मान के चलो ये हमारे पास सब्सटेंस है और ये पूरे का पूरा आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, तो इसको हम बोल लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसका एक बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही आयंस के अंदर डिसोशिएट हो पाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या होंगे? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, या फिर जितने भी सोल्ट हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ये सब। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या होंगे? जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैमिली है, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, वो सारे एसिड, या फिर जितने भी ऑर्गेनिक बेस हैं, अमाइंस की जो फैमिली होती है, वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 2 के बेस को भी हम लोग वीक में ही काउंट करते हैं। आगे हमने सब्सटेंस को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी कोई भी सब्सटेंस तीन तरह का हो सकता है: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए, और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी बीच में लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। आपने तीनों के एग्जांपल मुझे बताने, मुझे पता चले कितनी आती है केमिस्ट्री। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आगे मूव करते हैं, तो हम कंडक्टर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं: मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर जैसे कि मेटल होती है ना, हमारे बाहर लगी आयरन की वायर या कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की वायर, या फिर सिल्वर की वायर। सिल्वर की वायर नहीं होती है ना, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, करंट लगे तो लगे, बट चांदी तो चुरा ही लेंगे, है ना। तो उनके अंदर जो मेटल्स होती हैं बेटा, उनके अंदर करंट किस वजह से फ्लो करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करते हो, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो, देखिए, करंट सिर्फ दो रीजन से फ्लो कर सकता है, या तो किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या किसी के पास फ्री आयंस हो। मेटालिक कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के पास फ्री आयंस होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करती है, तो इनका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो आयंस की वजह से फ्लो करती है, तो इनका दूसरा नाम होता है आयनिक कंडक्टर। अब देखिए, अगर आपको किसी मेटालिक कंडक्टर में से पास करवानी है इलेक्ट्रिसिटी, तो उस सब्सटेंस का डिसोशिएट होना जरूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि भाई लोहे में से करंट तभी पास होगा अगर लोहे की तार टूट जाए। होता है क्या ऐसा? भैया अगर लोहे की तार टूट गई तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अगर आपको NaCl में से करंट पास कराना, मान के चलो NaCl सॉलिड स्टेट में है, तो इसमें से करंट पास नहीं कर सकता। इसको बेटा जी आयंस में डिसोशिएट करना पड़ेगा हमें, है ना। तो जब इसके आयंस बनेंगे, लाइक Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तभी आयंस बनेंगे और आयंस में से करंट फ्लो करेगा। यही यहाँ पर लिखा गया है, मेटालिक कंडक्टर में
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस का डीकम्पोज होना जरूरी नहीं है। और इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। NaCl को टूटना पड़ेगा, या NaCl की जगह कोई भी है उसको टूटना पड़ेगा। क्लियर है। और एग्जांपल की बात करो, और बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है बेटा, मेटालिक कंडक्टर्स का अगर आप कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटती है। रिपीट कर रहा हूं, मेटालिक कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटती है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर क्यों घटती है। देखो, ये मेरे पास एक मेटालिक वायर है, इसके पास क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पर पॉजिटिव होल्स हैं। मैटर्स के पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होल्स होते हैं, जिनको हम कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दादा, कर्नल बोला जाता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कर्नल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स करंट लेके जा रहे हैं और ये उसको ऐसे ही करेंगे। इलेक्ट्रॉन करंट लेके जा रहे हैं और कर्नल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घट जाती है ऑफ मेटालिक कंडक्टर। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि गर्मियों में बिजली थोड़ी कम आती है, पावर कट ज्यादा लगते हैं। इसका रीजन, कई सारे रीजन है, बट एक रीजन ये भी होता है कि गर्मियों में पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है ना। जो पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं वायर्स के अंदर, वो वाइब्रेट कर करके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस करवा देते हैं। तो यही लिखा गया है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करो तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत स्पीड में आयंस टूटेंगे, उसके अलावा उनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी तो फास्टली मूव भी करेंगे। तो दोनों केस उसको फेवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। रीजन क्या लिखा गया है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन डिसोसिएशन एंड डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि आयंस आयंस के बीच की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, वो फास्टली मूव करते हैं। आगे इसमें से लो एज वेल एज हाई वोल्टेज का करंट पास करवाया जा सकता है, इसमें से सिर्फ लो वोल्टेज का करंट ही पास करवाते हैं। एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, इसमें NaCl, NaOH, ये हमारे हो सकते हैं। आगे मूव करते हैं बेटा सेल, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। सेल किसे कहते हैं, सेल बायो में होता है ना, कुछ छोटी सी कोशिका को सेल बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है, बट केमिस्ट्री में सेल कुछ और चीज है। सेल किसे कहा जाता है, इट इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है और हम उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेल बोलते हैं। कई तरह के सेल होते हैं, बट मेनली हम दो तरह के सेल पढ़ते हैं, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करते हैं, ये बेटा जी C2E करते हैं और ये E2C करते हैं। क्या मतलब है C2E का, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल में। और आई थिंक आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत 11th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, लोन करके, लोन है ना। इसमें क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा भाई बेटा जी, सॉरी ये बार बार क्या हो रहा है, मेरे घर वाले जान जान के फोन करे जा रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता क्यों कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में क्या होती है भाई, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होती है और एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। और इसका शॉर्टकट याद रखिए, पैनिक। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, अब करंट लगता है तो थोड़ा पैनिक होता है। क्या मतलब हुआ पैनिक का, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। तो कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, इसमें इसका उल्टा, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव।
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है आपको। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसी रिएक्शन जो अपने आप होती है, और वो रिएक्शन अपने आप होती रहेगी और हमें बिजली बना के देगी। इधर क्या है, इधर आपको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलेगी, वो अपने आप नहीं होती है, आपको बिजली देनी पड़ेगी तभी वो रिएक्शन हो पाएगी। और भी कई सारी बातें हैं, इसमें 2 बिक्कर होते हैं, इसमें 1 बिक्कर होता है। 2 बिक्कर है तो 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, इसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन है। 2 बिक्कर है तो 2 बिक्कर को जोड़ना पड़ेगा, हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। इसमें हमें किसी भी ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती नहीं है ना। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ये बात है। अच्छा, अब यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, बट सॉल्ट ब्रिज को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग समझे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके कई सारे नाम हैं, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं, वोल्टेइक सेल भी बोल देते हैं। क्या होता है बेटा, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। केमिकल्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके सेटअप को समझते हैं। सबसे पहले बेटा जी हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर 2 कंटेनर होते हैं, 2 बिक्कर होते हैं। एक बिक्कर में हम एक मेटल लेते हैं, जिंक की मेटल ले लेते हैं, एक तरफ हम लोग कॉपर की मेटल ले लेते हैं। जिंक को डालते हैं जिंक के सॉल्यूशन में, जिंक का सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट। कॉपर को हम डालते हैं कॉपर के सॉल्यूशन में, कॉपर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, बढ़िया हो गया काम। बट यहाँ से बिजली नहीं बनेगी। बिजली को चेक करने के लिए करंट लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे बल्ब। अगर ये लट्टू जग गया इट मीन्स यहाँ पर बिजली आ गई, बट अभी हुआ नहीं है। तो इस सेटअप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम लगा देते हैं एक सोल्ट ब्रिज, नमक का पुल। ये एक अलग सिस्टम है, इसको समझेंगे। इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जो आप लोगों ने पढ़ा था लोन, लोन का मतलब क्या है बेटा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरफ क्या होगी, ऑक्सीडेशन, इस तरफ क्या होगी, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जिस पे होगी उसे क्या बोलेंगे, एनोड। रिडक्शन जिस पे होगी उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। आपको पता होगा ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक शॉर्टकट, मतलब कई सारे शॉर्टकट है, सुना होगा ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं इधर। अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर तो कन्वेंशियल करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन मास पार्टिकल है, जब वो इधर जाने लगेंगे तो धीरे 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 ये ग्रो करता जाएगा, मतलब थोड़ा थिक होता जाएगा। और ये जो मेटल की रोड है जिंक वाली, इलेक्ट्रॉन दे दे के ये थिन होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगी और उस टाइम हमारा जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। क्लियर है बेटा, ये सेटअप है, यही लिखा गया है। वी टेक 2 बिकर, इन फर्स्ट बिकर वी टेक जिंक रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट, इन सेकंड बिकर वी टेक कॉपर रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट बोथ द बिकर्स। ऑक्सीडेशन होगी कहाँ पर, जिंक रोड पे। रिडक्शन होगी कहाँ पर, कॉपर रोड। ऑक्सीडेशन अगर आप लिख के दिखाना चाहो तो कैसे लिख के दिखा सकते हो बेटा, जिंक नाम की मेटल है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो जिंक 2 पॉजिटिव बन गया। अगर आप रिडक्शन रिएक्शन करके दिखाना चाहते हो, रिडक्शन कैसे कर सकते हो, ये सॉल्यूशन है कॉपर का। कॉपर के सॉल्यूशन को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो डिसोसिएट होगा कॉपर 2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव जो है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा और कॉपर बन के इधर चिपकेगा। देखिए रिपीट करो, इलेक्ट्रॉन देता है जिंक और कॉपर नहीं लेता, कॉपर का जो आयन है सॉल्यूशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनता है, कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर। यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक और भी आ जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। हम किसी भी सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भैया, एक सोल्ट ब्रिज होता है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन करोगे तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होती है और राइट साइड में रिडक्शन होती है, यही सोल्ट ब्रिज है। यह सोल्ट ब्रिज, इस तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, इस तरफ रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन करके दिखाओ, जिंक से क्या बन रहा है बेटा जी, जिंक से बन रहा है जिंक 2 पॉजिटिव। और अगर हम बात करें कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है बेटा जी, कॉपर 2 पॉजिटिव से बन रहा है हमारा कॉपर। क्लियर है। अब सोल्ट ब्रिज की बात कर लेते हैं। सोल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप की ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा गया है KCl, KNO3, K2SO4। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यही क्यों, इसके 2 रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फास्ट इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत स्पीडली आयंस के अंदर टूटते हैं। और दूसरा रीजन है
इनकी मोबिलिटी सेम है, ये सेम स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। अगर अगर फॉर्म में है, अगर अगर फॉर्म मतलब जेली लाइक फॉर्म होती है। इसका एक किनारा इस तरह का सॉल्ट ब्रिज होता है बेटा, ग्लास का बना हुआ ट्यूब है, इसका एक किनारा एक बिक्कर में डुबो देते हैं, दूसरा किनारा दूसरे बिक्कर में डुबो दिया जाता है। क्या क्या काम करता है? पहली बात क्या करता है, दोनों बिक्कर को जोड़ता है, इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रोलाइट को इधर से उधर नहीं जाने देता है। ऐसा नहीं कि जिंक सल्फेट कॉपर की तरफ चला जाएगा और कॉपर सल्फेट जिंक की तरफ चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है इसका, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, चार्ज को इम्बैलेंस नहीं होने देता। अगर किसी साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट में से नेगेटिव सोल्ट ब्रिज में से नेगेटिव आयन भागते हैं। अगर किसी साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है तो सोल्ट ब्रिज में से पॉजिटिव आयन भागते हैं और उसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं बेटा। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहा जाता है। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इट्स ऑन सॉल्यूशन। आपने कोई भी इलेक्ट्रोड ली, लाइक कॉपर की इलेक्ट्रोड ली और आपने उसको कॉपर के सॉल्यूशन में डाल दिया, लाइक कॉपर सल्फेट में। जिंक की इलेक्ट्रोड ली, जिंक के सॉल्यूशन में डाल दिया, जिंक सल्फेट। सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली, सिल्वर के सॉल्यूशन में डाल दिया। ऐसी कोई भी इलेक्ट्रोड लो, उसी के सॉल्यूशन में डाल दो, तब वो इलेक्ट्रॉन ले पा रही है या दे पा रही है, उस टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कहलाती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले तो उसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर ये कंडीशन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, अगर ये तीन कंडीशन है, उन कंडीशंस के अंदर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ले रही है या दे रही है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC। अब कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाली है, कौन इलेक्ट्रॉन देने वाली है, इसके लिए हमें कुछ डिवाइस बनाना पड़ेगा और हमने वो डिवाइस बनाया। उस डिवाइस का नाम रखा गया SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका दूसरा नाम होता है NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कुछ इस तरह का सेटअप होता है बेटा। सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर होता है, फिर एक आउटर ग्लास ट्यूब होती है ना, अंदर एक इनर ग्लास ट्यूब होती है, प्लेटिनम की एक वायर होती है और नीचे प्लेटिनम का फॉइल होता है। प्लेटिनम का फॉइल, प्लेटिनम एक डी ब्लॉक की नोबल मेटल है। नोबल मेटल किसे कहते हैं? जो जनरली रिएक्शन करना पसंद नहीं करती। ये अपना सरफेस प्रोवाइड करती है कि इसके ऊपर रिएक्शन हो। गेटिंग माई पॉइंट? प्लेटिनम की फॉइल लगा रखी है हमने, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये डी ब्लॉक की मेटल है जो अपना सरफेस प्रोवाइड करती है रिएक्शन को होने देने के लिए। इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यहां पर एक सॉल्यूशन लिया जाता है किसका, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन का। यहां पर आप लोग हाइड्रोजन गैस डालते हो एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसकी खुद की कोई पावर नहीं होती, इसकी खुद की पावर जो होती है बेटा 0 होती है। डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए अगर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और H2 से क्या बन जाएगा, 2H पॉजिटिव। रिडक्शन में रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, HCl में से जो H पॉजिटिव आयंस बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बनाते हैं और यहाँ पर बबल्स बन जाते हैं। तो दोनों चीज पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं तो हाइड्रोजन गैस देगी और अगर इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो H पॉजिटिव आयंस लेंगे। H पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाते हैं, यहाँ पर बबल्स बनते हैं। इसकी खुद का पोटेंशियल 0 होता है। तो इसके साथ लगाकर हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला और हमने एक सीरीज बनाई जिस सीरीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लिखी होती है, कई जगह पर इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखी हुई है। हम लोगों ने इसको लिखा है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, लीटा, कार, आड़ी, जमी, फनी, पंजाबन, है, क्यूट, अंग्रेजन, भारत आई, ऑस्ट्रेलिया से क्या लेकर, फरारी लेकर
यहाँ पर आप F लिख दीजिए और F का मतलब है फ्लोरीन। फ्लोरीन ये इनकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है +2.87 वोल्ट। थोड़ा सा टाइम लगा के इनको आप याद भी कर सकते हो। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बेटा वो नेगेटिव होता है ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या कह लीजिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। साइन चेंज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि आपको कॉपर की वैल्यू दे रखी है, ये कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34। अगर आप इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो इसका साइन चेंज कर दो, -0.34 हो जाएगा। जैसे जिंक है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.76 वोल्ट है। अगर आपने इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना रहेगा तो आप इसका साइन चेंज कर दोगे तो वो आ जाएगा। आगे मूव करते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो कई सारे एप्लीकेशन हैं इसकी। सबसे पहली एप्लीकेशन तो यही है कि आप ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है बेटा, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की पावर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, वो दूसरों पे ऑक्सीडेशन उतनी ज्यादा कराएगा। जिसकी अगर आपको कभी रिड्यूसिंग पावर निकालनी है, रिड्यूसिंग पावर कैसे निकाल लोगे, रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगला फायदा क्या है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन चेक द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, की एक रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। ये हमें कैसे पता चलेगा सर, जैसे कि मैंने आपको लिखा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। मैं आपको बताता चलूं कि E0 Cu2 पॉजिटिव बाई Cu, बेटा ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आप देखना चाहो तो ये रिडक्शन नहीं हो रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, इट मीन्स ये रिडक्शन है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है +0.34 वोल्ट। E0 Zn2 पॉजिटिव बाई Zn इज -0.76 वोल्ट। ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जो कि -0.76 वोल्ट है। याद रखिए, हाइयर the standard reduction potential must undergo reduction. Electrode having higher standard reduction potential must undergo reduction। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको रिडक्शन शो करनी चाहिए। अब आप जिंक को कंपेयर कर दो जिंक से, तो यहाँ पर जिंक पे 0 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव घटता है। रिडक्शन में पॉजिटिव घटता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो बेटा जी ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बनता है भाया, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनता है, पॉजिटिव चार्ज घटता है, और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का है, और कॉपर पे रिडक्शन ही हो रही है, तो जो होना चाहिए वही हो रहा है। तो आप लोग क्या बोलोगे, यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ये रिएक्शन हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, आई होप तो समझ रहे हो। अगला है प्रिडिक्टिंग whether a metal react with dilute mineral acid and will evolve hydrogen gas or not, कि कोई भी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करेगी कि नहीं। इसका सिंपल सा फंडा है भाई, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है वो सारी की सारी ज्यादा रिएक्टिव है। इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इट मींस इनको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, इनको इलेक्ट्रॉन देना पसंद है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी, और इनमें से कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। हाइड्रोजन गैस हमेशा कौन रिलीज करता है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो ज्यादा एक्टिव है, जो पहले इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी रिएक्टिविटी चेक कर सकते हो मेटल की। देखिए मेटल का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करे, और जितनी भी ऊपर है वो देना पसंद करती हैं। और नॉन मेटल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करे, तो जो भी नीचे है
वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रही है। बाकी यहाँ पर कुछ मेटल भी है, ठीक है ना, मतलब गोल्ड को अगर आप देखो, अब आपने कभी सोचा है कि गोल्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों होती है? सर येलो कलर होता है, ये कोई बात हुई? येलो तो कलर पीतल का भी होता है, बट वो उतनी ज्यादा कीमत की नहीं होती। इवन प्लैटिनम का कलर सिल्वर है, सिल्वर का कलर भी सिल्वर है, इवन एल्यूमिनियम का कलर भी सिल्वर है। अब इसका रीजन होता है बेटा उनकी एक्टिविटी पे, जो जितना कम एक्टिव है इट मीन्स वो उतना ही कम इलेक्ट्रॉन देगा, उतना लेट वो खत्म होगा, ठीक है। तो गोल्ड जो होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता। ऊपर वाली मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं, ये नीचे वाली इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करती। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ अगर निकालना है, ई नोट सेल बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल बोलते हैं। अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है तो ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट कर सकते हो, या फिर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड कर सकते हो, या फिर आरओ, आरओ मतलब ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। जैसे हम पिछले की बात करें, यहां पर अगर आपको ई नोट सेल निकालना आ जाए तो आप कैसे निकाल लोगे? ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। ई नोट किसका? जिसने रिडक्शन शो की है, रिडक्शन शो की है कॉपर ने, और कॉपर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? प्लस 0.34 माइनस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसने शो की है? जिंक ने, जिंक की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस 0.76। इसको जब आप सिंपल आउट करोगे तो बेटा ये आएगा 1.10 वोल्ट, है ना। और ये वैल्यू प्लस में आ रही है, इट मीन्स ये सेल पॉसिबल है, ये रिडॉक्स एक्शन पॉसिबल है। और अगर कभी वैल्यू नेगेटिव आ जाए इट मीन्स वो सेल पॉसिबल है नहीं। क्लियर है? आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। इसके देखो बेटा, अगर आपको कभी भी किसी भी, देखो नर्स्ट इक्वेशन कब काम आती है? कि जब कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हो जाए। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? कि टेम्परेचर 298 केल्विन ना रहे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ना रहे, कंसंट्रेशन 1 मोलर ना रहे, जनरली कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है? कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रिलेशन है कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। अगर आपको किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला क्या रहेगा? ई नोट मेटल माइनस 0.0591, इसको मैं बोल लूंगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको कभी भी, मैं ऊपर लिख देता हूं, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो ई मेटल इज इक्वल टू ई नोट मेटल, इजी कैलकुलेशन के लिए माइनस 0.06 बाय एन लोग 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा ही देता हूं एक क्वेश्चन यहां से। जैसे कि हमारे पास है कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव ने बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये क्या बन गया? कॉपर बन गया। आपको पता है ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव बाय कॉपर की वैल्यू कितनी थी? प्लस 0.34 वोल्ट थी, ठीक है। अब आपको यहां पर इसका ईएमएफ निकालना है। मान लो इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर, तो आप नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है आपको? नर्स्ट इक्वेशन बोलती है बेटा ई मेटल इज इक्वल टू ई नोट मेटल माइनस 0.06 बाय एन लोग 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म। ई नोट मेटल कितना दे रखा आपको? 0.34 माइनस 0.06 बाय एन, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन हुआ है? आपको दिखाई दे रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। 2 लोग 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म कितनी दे रखी है? 0.01। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं 10 की पावर उतनी माइनस में कर दो, 10 की पावर -2 कर दी, तो हो जाएगा 0.34 माइनस, इसको सिंपल आउट करोगे 0.03 लोग, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाके लोग 10 की पावर 2 हो जाएगी। लोग अगर कभी आपको पता होगा, लोग अगर m की पावर n है तो पावर आगे आ जाती है, ये फॉर्मूला बन जाता है n log m। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 0.34 माइनस 0.03 इंटू में 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है और ये 0.06, तो यहां से आ जाएगा 0.28 वोल्ट। इस तरह से आप लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन बेटा कर सकते हो। आगे मूव करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल। अगर आपको किसी सेल के लिए करना है भाई,
ये आपको सेल दे रखा है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। और मैं आपको बोलूंगा सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, ये रहा सबसे इजी फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। इजी कैलकुलेशन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला कर सकते हो, डोंट वरी बेटा, इसके हम क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाय एन लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल विच अंडरगोज रिडक्शन। आयनिक फॉर्म वाली मेटल आप लोगों ने ले लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर इस सारे को हटा के हम QC लिख सकते हैं। QC का मतलब रिएक्शन कोशिएंट होता है, और अगर कभी कंडीशन स्टैंडर्ड है तो QC क्या हो जाता है बेटा, KC हो जाता है, और उस केस में जो आपका ई सेल है ये 0 हो जाता है। तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन के निकलता है। फॉर्मूला क्या है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.06 बाय एन log KC, वेयर KC मीन्स होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और कई बार आपको ये निकालना होता है कि किसी भी सेल से आपको मैक्सिमम कितनी एनर्जी मिल सकती है। तो बेटा ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और कई बार आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी होती है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी नहीं निकालनी होती, यानी कि आपको निकालना होता है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला रहेगा माइनस एन एफ ई सेल। इस तरह से बेटा जी आप इसको कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं यहाँ से, जिससे आपको सारी की सारी बात इजीली समझ में आने लग जाए। जैसे कि हमने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया, Zn से बन रहा है Zn 2 पॉजिटिव, यहाँ पर सोल्ट ब्रिज, और कॉपर 2 पॉजिटिव से बन रहा है कॉपर। इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 0.1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 0.01 मोलर है। ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव बाय कॉपर आप लोगों को दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट बेटा, और ई नोट Zn 2 पॉजिटिव बाय Zn आपको दे रखा है माइनस 0.76 वोल्ट, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ से सबसे आपको कई चीजें बोला गया, आपको EMF निकालने को बोला गया, log KC निकालने को बोला गया, डेल्टा जी निकालने को बोला गया, डेल्टा जी नोट निकालने को बोला, आपको सब कुछ निकालने को बोला गया, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले EMF निकाल लेंगे। EMF के लिए हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पर नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाय एन log concentration of the metal which undergoes oxidation to the concentration of the metal in ionic form which undergoes reduction। अब हमें ई नोट सेल निकालना है पहले तो। अब ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, या फिर अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है, जैसे इस केस में आप देखो तो आपको सेल नोटेशन दे रखी है, तो ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। राइट में कॉपर है, कॉपर की वैल्यू है 0.34, माइनस लेफ्ट में है जिंक, और जिंक की वैल्यू दे रखी है माइनस 0.76। तो बेटा इसको सिंपल आउट करोगे तो हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76, सिंपल आउट करके आएगा 1.10 वोल्ट। याद रखिए इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है। यहाँ से आपका आ गया 1.10 वोल्ट। अब आ जाओ ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल आपको कितना दे रखा है 1.10 माइनस 0.06 बाई एन, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। आप जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है 2 का डिफरेंस है, तो लॉस और गेन कितने का हुआ है 2 का। कई बार ये लॉस और गेन मैच नहीं करता, उन केसेस में आप क्या करते हो, उन केसेस में आप मल्टीप्लाई करते हो। मान लो कि किसी रिएक्शन में 2 का लॉस है 3 का गेन है, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसने शो किया बेटा Zn 2 पॉजिटिव ने, और रिडक्शन किसने शो किया बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव ने, ठीक है। ये हो जाएगा 1.10 माइनस
03, 0.06 बाई 2 0.03 होगा ना। लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिंक ने की है और इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, यानी कि 10 की पावर -1। डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतनी 10 की पावर माइनस कर दो। कॉपर 2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, कॉपर 2 पॉजिटिव 0.01, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -1 बचेगा। ये 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा, log 10 होगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 1.07 वोल्ट। अब आपको 2-3 चीजें और सोल्व करनी है। मान के चलो कि आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, -NF ई सेल। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इन डायरेक्शन, 2 का हुआ है। फैराडे कांस्टेंट बेटा 96500 है और ई सेल कितना आया है 1.07। जो भी आएगा बेटा यहां से जूल में आंसर आ जाएगा, किलो जूल में निकालना है, 1000 से डिवाइड कर लेना, आप आंसर बता देना मुझे। आपको डेल्टा जी नोट निकालना है। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होगा, आपको जनरली डेल्टा जी नोट पूछा जाता है। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला हो जाएगा -NF ई नोट सेल 2, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 और ई नोट सेल कितना दे रखा है भाई, ई नोट सेल था 1.10 वोल्ट। इसको भी जो भी सोल्व करोगे वो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को log K से निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.06 बाय n log Kc। ई नोट सेल कितना है 1.10 इंटू में n 2 आएगा बाय 0.06 डेसिमल से, डेसिमल के 2 3 जा 6 और यहाँ पर हमारे log Kc आ जाएगा और इसको करेंगे तो 3 3 9 3 6 18, ये कितना हो जाएगा 36.6, ये हमारे पास आ जाएगा log Kc। तो हमने ये अलग अलग क्वेश्चन, मतलब हर तरह के क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर लिया जो भी इस टॉपिक से बन सकते हैं। डेल्टा जी पूछा जा सकता था, डेल्टा जी नोट पूछा जा सकता था और log Kc पूछा जा सकता था, और ई नोट सेल भी हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट ही कर लिया था। तो इस तरह से नॉन इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखिए इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, अगर मैं इसमें कोई भी सब्सटेंस लूंगा और यहाँ पर हम डाल देंगे रोड्स और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास कराते हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन में से, तो ये सब्सटेंस क्या होगा, आयंस में डिसोसिएट होगा। इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट होती है तो दो रीजन होते हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर फ्री आयंस हो। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, आयंस की वजह से होती है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को हिंदी बोलते हैं रुकावट, प्रतिरोधकता, है ना। तो क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है और उसमें कितनी ऑब्स्ट्रक्शन ओवर की जा रही है, कितनी रुकावट पैदा की जा रही है। देखा गया कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको अगर मैं हटाऊंगा तो ये आएगा रो। रो का नाम होता है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और यहां से अगर आपको कभी रो का फॉर्मूला करना है तो वो क्या बन जाएगा, R इंटू ए बाई एल। अच्छा बेटा जी, कभी भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, जैसे कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओहम या फिर कैप, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओहम मीटर। इस तरह से लिख सकते हैं। कंडक्टेंस, इसको हम G से या फिर C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, सिंपल सी बात, कंडक्टेंस मतलब इट इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी कितनी आसानी से पास हो सकती है, और ये रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है किसका, रेजिस्टेंस का। तो G इज इक्वल टू 1/R। फॉर्मूला बनाए तो R का फॉर्मूला था रो L बाई ए, ये हो जाएगा 1/रो A बाई L। 1/रो इज अ कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं कप्पा, एंड दिस कप्पा इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इसको बोल देते हैं।
यूनिट क्या होती है बेटा जी कंडक्टेंस की? कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओहम इनवर्स या फिर मोहो, कैप इनवर्स, साइमंस या फिर एस सिंबल भी होता है इसकी यूनिट का। इसके बाद हमारे पास आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कह लीजिए या फिर आप लोग इसे कह सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। आप लोगों ने अभी देखा था फॉर्मूला क्या था, मैं इधर लिख रहा हूं, जी इज इक्वल टू क्या था, 1/रो A/L, है ना। यहां से करें तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू A/L, और यहां से इससे आगे करें तो G इंटू में L/A इज इक्वल टू कप्पा। L by A, लेंथ बाय एरिया इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज सेल कांस्टेंट। इसको हम लोग G स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। G इंटू में G स्टार इज इक्वल टू कप्पा होता है, ठीक है। तो बेटा जी अगर इसको डिफाइन करना है कप्पा को, हम क्या बोल सकते हैं, कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ 1 सेंटीमीटर, और वहां से अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकाल लूंगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। देखो जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो, इसको अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। इसकी जो कंडक्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, कंडक्टिविटी बोल देते हैं। और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बनती है भाई, ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, कप्पा इंटू 1000 बाय सी या कप्पा इंटू 1000 बाय एम, वेयर सी और एम मीन्स होता है मोलैरिटी। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद बात करते हैं कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन का फर्क क्या पड़ता है। मैं इसको थोड़ा आराम से समझा देता हूं आपको। देखिए कंडक्टिविटी कहां पर चेक की जाती है बेटा, 1 सेंटीमीटर की सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चेक की जाती है, ठीक है। ये है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है। कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब की है, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, डाइल्यूशन बढ़ाना यानी कंसंट्रेशन घटाना। तो इससे होगा क्या भैया, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो उसकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या लिखोगे, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस। पर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी भी घटती है ऑन डाइल्यूशन। अच्छा अगला आपसे पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है बेटा, कप्पा इंटू 1000 बाय एम। इसको अगर मोर सिंपली करना चाहूं, कप्पा इंटू 1000 बाय एन, और ये वी ऊपर चला जाएगा। डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या लिखते हैं, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होती है, ड्यू टू द इंक्रीज इन आयंस एंड देयर मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स स्पीड, उनकी स्पीड बढ़ रही है, इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो याद रखिए अगर कभी भी डाइल्यूशन बढ़ेगी बेटा जी
तो उस केस में कंसंट्रेशन घटेगी, और अगर कंसंट्रेशन घटेगी तो वहां पर कंडक्टिविटी घट जाएगी। अगर कभी डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी घटेगी और मोलर कंडक्टिविटी उस केस में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं आगे। अच्छा, तो आपने देख लिया कि यार जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन घटाने पे बढ़ती है, तो इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया। क्या है ये? है कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ, कंसंट्रेशन का रूट। यहां पर हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन का रूट है, और इधर क्या है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी। हम लोगों ने ग्राफ बनाया, जितनी हम कंसंट्रेशन घटाएंगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब देखो जैसे इस तरफ हम जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन घटती जा, इस साइड तो कंसंट्रेशन घटेगी ना, और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये भी ऐसे ही है कि कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। बट एक बात देखी गई कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम बढ़ती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, मोबिलिटी बढ़ती है। उसके नंबर ऑफ आयंस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। जितना उनको ज्यादा जितना उनमें ज्यादा पानी डाले जाएगा और ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो स्टार्टिंग में ही पूरे डिसोशिएट हो चुके होते हैं, तो अगर आप उन पे और पानी डालोगे तो नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, स्टार्टिंग में बढ़ चुके हैं जितने बढ़ने थे, उनकी सिर्फ मोबिलिटी बढ़ती है। इस वजह से डाइल्यूशन पे या डाइल्यूशन बढ़ाने पे, कंसंट्रेशन घटाने पे एक ही बात है, डाइल्यूशन बढ़ाना, कंसंट्रेशन घटाना। अगर मैं पानी ज्यादा डालता जाऊंगा मिठा कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम बढ़ता है और वीक ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, अगर मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूंगा तो यहां पर मोलर कंसंट्रेशन जो है वो 0 हो जाएगी। इसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ऑन दी अदर हैंड, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा तो ये इस तरह से चला जाएगा, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। ये कभी भी मैच नहीं करेगा, किसको? वाई एक्सिस को नहीं। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ की हेल्प से नहीं निकलती है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कोलर्स लॉ का। कोलर्स लॉ ने क्या बोला? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल बेटा जी ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। क्या मतलब है? इस 0 का मतलब है 0 कंसंट्रेशन, इस इनफाइनाइट का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात एक ही है, चाहे इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दो, पानी बहुत ज्यादा डालोगे तो कंसंट्रेशन 0 ही होगी, 0 के अप्रोक्स होगी। तो कोलर्स दादा ने बोला द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन कटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो क्या आपको कटायन और अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दो। अच्छा, कटायन और अनायन के लिए हम लोग लैम्डा का यूज करते हैं, छोटू है ना ये। तो यहां पर जैसे ए बी नाम के इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन, लैम्डा कर दो इसको इस तरह से। एप्लीकेशंस की बात करें, इसका फायदा क्या क्या है भैया? इससे आप कभी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद आप लोग क्या निकाल सकते हो? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है केसी, इसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। क्वेश्चन ट्राई करते हैं सो दैट की थोड़ी सी वाइब्स आए। आपसे पूछा गया सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर। वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो उसके लिए हमें H पॉजिटिव का पता होना चाहिए, OH नेगेटिव का पता होना चाहिए। अब आप देखो H पॉजिटिव आपको कहां से मिल सकता है? HCl से। OH आपको कहां से मिल सकता है? NaOH से। अब आपको क्या चाहिए? देखो H तो चाहिए, आपको OH भी चाहिए, बट बिन बुलाए मेहमान कौन है? Cl और Na, इनको उड़ाना पड़ेगा। तो एक बार ये भी लिख लो, क्या? NaCl भी लिख लो। और क्या करोगे? फर्स्ट और सेकंड को सम करके उसमें से NaCl को निकाल दोगे, तो बेटा ये NaCl को आपने माइनस कर दिया तो ये कट हो जाएगा।
बचेगा क्या, H एंड OH। अच्छा, आगे से क्वेश्चन पूछा गया है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय m। कप्पा इज कंडक्टिविटी जो कि आपको दे रखी है 0.0248 इंटू में 1000, मोलैरिटी कितनी दे रखी है बेटा 0.20, इसको सिंपल आउट करोगे तो कितना आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है NaCl HCl CH3 COON, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। कितनी दे रखी है 126.4 425.9 एंड 91। तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है फॉर CH3 COOH दैट इज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड की अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो कैसे लिखोगे, एसिटिक एसिड का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, CH3 COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो भैया देखो, अब आप NaCl को लिखोगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl को लिखोगे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, CH3 COO को लिखोगे CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब समझने वाली बात यह है बेटा कि एक तो आपको CH3 COO की वैल्यू चाहिए और एक चाहिए H पॉजिटिव की। तो CH3 COO तो इसमें है और H इसमें है, इन दोनों को जोड़ दोगे, एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा आपके पास, Na और Cl एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसको उड़ाना है, उसको उड़ाने के लिए इसको हम लोग माइनस कर देंगे, है ना। तो आप अगर इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3 2 1 3 + 2 -1, तो जब आप उसको करोगे तो आपका 390.5 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार फ्रेम हुए हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 2.48 इंटू 10 की पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो करते हैं भाया। तो आई थिंक वो तो हम कर चुके थे अभी, क्या मोलर कंडक्टिविटी तो अभी निकाल ली थी हम लोगों ने। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या ही होता है, क्या ही होता है भाई, कप्पा इंटू 1000 बाय m। कप्पा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है इंटू 1000 बाय m, m मतलब मोलैरिटी, ये दे रखा है 124 आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा, यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 124 बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है किसकी, KCl की, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, यही होगा ना। अब K पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दे रखी है 73.5 एंड ये कितना दे रखा है 76.5। इसको आप सम कर दोगे जो भी आएगा, 5 5 10 हो जाता है, 1 3 6 9 और 1 10, एक बच गया ये, ठीक है ना। ये कितना बन गया 124 बाय 150। इसको सिंपल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ब्रो 0.82। आपसे कई बार परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लिया जाता है, परसेंटेज अगर निकालना तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 82% आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ऐसे हाथ में इसलिए करने लगे हूँ क्योंकि मैं ध्रुव राठी की वीडियो बहुत ज्यादा देखने लग गया हूँ, ठीक है। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे नहीं होना चाहिए। चलो उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ आते हैं भाया। अब समझो ध्यान से, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूं मैं, काम आएगी ये बात। जैसे कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया किससे भाई, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। शॉर्टकट बताया था पैनिक, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको हम लोग बोलेंगे एनोड, इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। मान लो आपने ए बी नाम का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और आपने इसका मोल्टन सॉल्यूशन ले लिया या एक्वस, कोई भी ले सकते हैं, मोल्टन मान लेते हैं हम लोग।
तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में डिसोशिएट होगा बेटा, और आयंस में डिसोशिएट कुछ ऐसे होगा कि इधर जाएंगे आपके नेगेटिव आयंस और इधर जाएंगे आपके पॉजिटिव आयंस। याद रखिए अनायन मूव्स टू, अनायन किधर मूव करते हैं, एनोड की तरफ। अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कटायन मूव्स टू कैथोड, है ना, कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये होता है। और यहाँ पर जाकर ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज मतलब इनका चार्ज खत्म होने लगता है। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो ये इधर चिपकेंगे, और अगर गैसेस फॉर्म में है तो ये लिबरेट होंगे, रिलीज होंगे, ये वाला फंडा है। तो अब कोई सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, या कितना लिबरेट होगा, यहाँ ये बात बताई फैराडे दादा ने। उसके लिए उन्होंने दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बोला कि कोई सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा डिपेंड करता है कि मैं वहां से कितना चार्ज पास करवा रहा हूं। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। W इज प्रोपोर्शनल टू Q, Q मतलब चार्ज। कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, जितना चार्ज। जैसे शायद आप लोगों ने खेत देखे होंगे, सबने खेतों में हम पानी डालते हैं। अब एक खेत में पानी कितना जाएगा, ट्यूबवेल लगा होगा, जितनी देर लाइट आई रहेगी ट्यूबवेल चलता रहेगा और पानी भरता चला जाएगा। यही वाला फंडा है ना भाई। तो इन्होंने भी ये बोला कि सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होता जाएगा जितना मैं उसमें से चार्ज पास कराता रहूंगा। आई करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, Q का फॉर्मूला हो जाएगा I × T। इसको हटाएंगे, ये Z, और Q की जगह पर क्या आ जाएगा, I × T, वेयर Z का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, सिंपल सा, मोलर मास बाय N × F। F का मतलब फैराडे कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू 96,500 कूलम होती है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे याद रखा है, W मतलब विनिंग, और विनिंग का मतलब होता है जीतना, Z × I × T। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय फैराडे कांस्टेंट। क्या होता है फैराडे कांस्टेंट भाई, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल यानी 6.02 × 10⁻²3, और एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻−19 कूलम। इसको सिंपल करेंगे 96,487 कूलम, और सिंपल के लिए 96,500 कूलम। अगला अच्छा सॉल्यूशन है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, फैराडे लॉ के अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल करने हैं, टाइम को आपने सेकंड में लेना है। रिपीट करता हूं, अगर आपको फैराडे लॉ के कभी भी न्यूमेरिकल करने हैं, टाइम को आपने सेकंड में लेना है। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। कितनी देर के लिए, 10 मिनट्स के लिए, विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर। कॉपर को डिपॉजिट होने तो पहले कॉपर सल्फेट को तोड़ो। कॉपर सल्फेट को तोड़ोगे तो बेटा वो टूटेगा कॉपर 2 पॉजिटिव में एंड SO4 2 नेगेटिव में। अब कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा बुलबुलो, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनेगा। डिपॉजिट होना है ना, तो डिस्चार्ज होना पड़ेगा, उसका चार्ज खत्म करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो W निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट निकालना है। W = Z × I × T। Z का फॉर्मूला मोलर मास बाय N × F × I × T। मोलर मास कितना है, 63.5। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इनटू फैराडे कांस्टेंट 96,500। आई करंट कितना है 1.5 एम्पियर, और टाइम 60 मिनट, यानी कि सेकंड में करेंगे 600। तो यहां से आ गया। अब ऐसा ही आपको क्वेश्चन दे रखा है, निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अच्छा, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, इस तरह की बातें लिखी होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि इनका कोई रोल नहीं है इधर, प्लैटिनम वगैरह का, ये इनर्ट होती हैं। बताया था मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले कंसेप्ट में। 20 मिनट्स के लिए कार्रवाई की गई है, और करंट कितना था, 5 एम्पियर। बस सिंपल है। पहले तो निकल नाइट्रेट को तोड़ोगे। निकल नाइट्रेट को जब तोड़ा जाएगा कुछ ऐसे आएगा, ये हमारे पास निकल नाइट्रेट है, वेरी नाइस। ये हमारे पास निकल नाइट्रेट है, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Ni2 पॉजिटिव एंड 2 NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट को हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमने निकल डिपॉजिट कराना है। निकल 2 पॉजिटिव क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और निकल बन जाएगा। W = Z, विनिंग का मतलब होता है जीतना, और Z मोलर मास बाय N × F × I × T। मोलर मास कितना है भाई,
58.7 दे रखा है, N2 है, फैराडे कांस्टेंट 9500, करंट 5 एम्पियर है। अब टाइम 20 मिनट्स दे रखा है, सेकंड में करेंगे 1200 सेकंड हो जाएगा, और इसको सिंपल आउट करेंगे 1.825 ग्राम आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन। ऐसे केसेस में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये देखना कि यार इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है। चार्ज रिक्वायर्ड कभी भी आपसे पूछा जाता है तो बेटा इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एन फैराडे। जैसे आपको कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बनाना है तो कॉपर टू पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाएगा। और फिर चार्ज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला एन फैराडे, एन कितने भैया 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं 2 फैराडे। आपको कभी मान के चलो Al3 पॉजिटिव से बनाना है, Al बनाना है, तो बताओ इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा एक्चुअल में, तो यहाँ पर 3 फैराडे। तो आपको देखना है कि उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन है। जैसे कि H2O2 से आपको O2 बनाना है। अब यहाँ पर O2 को देखोगे, O2 पे कितना चार्ज बनेगा बेटा, इस पूरे पर चार्ज बनेगा 2 नेगेटिव, और इधर है O2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 का, तो यहाँ पर 2 फैराडे। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट आया फैराडे का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में उसने बात बोल दी कि जितनी भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते रहोगे, जितना आप चार्ज पास कराते रहोगे, उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। सेकंड लॉ में उन्होंने क्या बोला कि अगर आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लो और उनमें से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, क्या उन पे सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? तो इसका आंसर है नो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं तो सबके मार्क्स सेम तो नहीं आएंगे, मैं तो सबको सेम पढ़ा रहा हूं। यहां पर आपकी खुद की कैपेसिटी भी मैटर करेगी कि आपकी खुद की कैपेसिटी कितनी है, खुद की राइटिंग कितनी अच्छी है, खुद कितना मेहनत कर रहे हो। तो यहां पर भी ये बात हो जाती है कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे अलग अलग सॉल्यूशन में से, तो वो सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट पर। क्या लिखा गया, when same amount of electricity pass through two different electrolyte connected in series, amount of substance deposited at electrodes is directly proportional to their equivalent weight। जैसे कि यहाँ पर AgNO3 है, यहाँ पर CuSO4 है, Ag कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, Cu कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। क्लियर है? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कई सारे बन सकते हैं, सिंपल से बनते हैं, बस थोड़ा सा सोचना। क्वेश्चन है, a steady current of 2 ampere was passed through two electrolytic cell X and Y connected in series containing electrolytes FeSO4 and ZnSO4। FeSO4 है एंड ZnSO4 है। अब डिपॉजिट होना है तो Fe को आयंस में टूटना पड़ेगा, Fe2 पॉजिटिव बनेगा और Zn2 पॉजिटिव बनेगा। और कितना आयरन डिपॉजिट हो गया, 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपॉजिटेड। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। अब सिंपल है, कैसे? अब आपको पता है मास डिपॉजिट होने का फॉर्मूला क्या है, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फॉर्मूला क्या बनता है, मोलर मास बाय N इंटू F इंटू I इंटू T। अब मोलर मास कितना है ब्रो, अब हमने टाइम निकालना है, तो हमें पता है कि मास तो कितना डिपॉजिट हुआ है, 2.8, आयरन का 2.8 ही तो डिपॉजिट हुआ है। मोलर मास इसका 56 होता है, 296,500। आई कितना करंट पास कराया गया बेटा, 2 एम्पियर ऑफ करंट पास कराया गया। टाइम हमें निकालना ही है, तो टाइम यहां से 4825 आ जाएगा। अब बेटा जी आपको ये निकालना है कि वो कितना डिपॉजिट हुआ, आयरन जिंक कितना डिपॉजिट हुआ। वो कैसे निकाल सकते हो, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन जितना, जिंक कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक जितना। अब आयरन कितना डिपॉजिट हुआ है, 2.8 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है बेटा, मोलर मास बाय में चार्ज ऑफ द आयरन, इस तरह से। तो इसका इक्विवेलेंट मास आया 28। आपको जिंक का निकालना है, जिंक का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, उसका मोलर मास जो कि 65 है बाय में 2, क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव ही चार्ज था ना, तो बस यहां से आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, बैटरीज की बात करते हैं। कमर्शियल बैटरीज इनको बोलते हैं क्योंकि इनमें हम कम इन्वेस्टमेंट करके इनसे ज्यादा फायदा
लिया जाता है। दीज आर दी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मे हैव वन और मोर सेल कनेक्टेड इन सीरीज। गुड क्वालिटी बैटरी शुड बी लाइट, कॉम्पैक्ट एंड इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी ड्यूरिंग इट्स यूज। इसकी वोल्टेज को वेरी नहीं करना चाहिए। तो जनरेशन के बेस पे 3 बैटरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, फ्यूल सेल। प्राइमरी जो सबसे पहले बनी थी नॉन रिचार्जेबल होती है, सेकेंडरी जो बाद में बनी रिचार्जेबल है, और फ्यूल सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। प्राइमरी बैटरीज की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे रेडियो में सेल यूज होते हैं उसे हम ड्राई सेल बोलते हैं। अच्छा, प्राइमरी बैटरीज किसे कहा जाता है? द रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कांट बी रीयूज अगेन। तो यहां पर आपको सेटअप दिखाई दे रहा होगा, ये ड्राई सेल है, इसको ली लैंके सेल भी बोलते हैं, लेक लैंके सेल, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है, माफ कर देना, वैसे तो सही बोल रहा होगा। इसमें सबसे पहले बाहर की तरफ एक जिंक का कंटेनर होता है, जिंक का वेसल होता है, अंदर एक ग्रेफाइट की रोड होती है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा गया है किसका? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का, और इसके सराउंडिंग में जो हमारे पास ग्रेफाइट की रोड है MnO2 प्लस कार्बन, है ना। दिस सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक रोड, जिंक रोड नहीं आएगा, जिंक वेसल आएगा, क्षमा, ग्रेटेस्ट हीरो। वेसल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड इज कार्बन रोड विच इज सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2। बेटा रिएक्शन थोड़ी याद करें ना, एनोड पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Zn2 पॉजिटिव बनेगा, कैथोड पर MnO2 अमोनियम है और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होके ये सारा हिसाब किताब बनेगा। और इसकी वोल्टेज जो है वेरी करती है 1.35 वोल्ट से 1.5 वोल्टेज के बीच में, इसी वजह से इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता, 1.3 से 1.5 वोल्टेज। इसके बाद मर्करी सेल होता है जिसको हम बटन सेल भी बोलते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा सेल होता है ना। घड़ियों के अंदर इसका यूज किया जाता है, जिसके अंदर आपने ये बाहर की तरफ तो क्या है, इसके अंदर भी जिंक का वेसल है। इसके अंदर पेस्ट आप लोगों ने किसका लिया है? HgO का एंड KOH का। एनोड पर क्या होगा बेटा? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2OH नेगेटिव के साथ जुड़ के ZnOH2 बनाएगा। रिएक्शन याद रख लेना, मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बाकी मैं कोशिश करूंगा एक दिन जरूर समझा दूं, है ना। 15-20 दिन, महीने में एक वीडियो में जरूर डाल लूंगा, रिएक्शन को बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, शिद्दत से समझा दूंगा। अभी के लिए तुम लोग ऐसे याद रख लो। कैथोड पर क्या होगा? HgO, H2O, ये वाला H2O, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को जोड़ेंगे 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव, H2O 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, तो ये आएगा। ये जो सेल है ये नॉन आयनिक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट एज द ओवरऑल सेल रिएक्शन हैव नो आयंस आर इन्वॉल्व इन दिस सॉल्यूशन। सो इस वजह से लंबे टाइम तक चलते हैं। वॉचेस के अंदर यूज किया जाता है, हेयरिंग एड्स के अंदर, टॉयज के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके बाद सेकेंडरी बैटरीज आती हैं जो क्या होती हैं? रिचार्जेबल होती हैं और उनको लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हमारे फोन की बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। हमारे घरों में जो बैटरी यूज होती है बेटा उसे लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। मोबाइल कैमरा की जो बैटरीज होती हैं उसे निकल कैडमियम बैटरी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास सेटअप है बेटा, ये लेड स्टोरेज बैटरी का सेटअप है कि एक कंटेनर है प्लास्टिक का, इधर 6 इलेक्ट्रोड है जिनमें से 3 लेड की हैं और 3 लेड ऑक्साइड की हैं। लेड पर ऑक्सीडेशन होगी, एनोड की तरह काम करेगी, लेड ऑक्साइड पर रिडक्शन होगी, कैथोड की तरह काम करेगी। हर एक जो ये सेल है वोल्टेज सेल, ये 2 वोल्टेज का करंट देता है, तो पूरा हमें 12 वोल्ट का करंट मिलता है। 2 तरह से रिएक्शन होती है, एक होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, एक होती है ड्यूरिंग रिचार्जिंग। इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है किसका? डाइल्यूट H2SO4 का। एट एनोड क्या होगा? Pb 2 इलेक्ट्रॉन देगा, SO4 2 नेगेटिव के साथ PbSO4 बनेगा। एट कैथोड क्या होगा? PbO2 SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा? PbSO4 2H2। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल मोस्ट एडवांस सेल इनको बोला जाता है क्योंकि इनका अभी तक कॉमन लाइफ में यूज नहीं होने लगा है। अभी तक इनका यूज किया गया है अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर, और बात बोला जाता है कि गूगल के अंदर, एप्पल जैसी कंपनीज भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए इनका यूज करती हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सेटअप है बेटा, है ना। और इसमें क्या है, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस जाती है, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस जाती है। यहाँ पर ये रोड्स लगी हुई हैं, कार्बन की है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके अंदर हल्के हल्के होल्स हैं, यहीं से बबल्स करती हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर सॉल्यूशन लिया गया है डाइल्यूट NaOH, KOH लिया जा सकता है।
इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यहाँ पर कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम में से कोई भी। ठीक है, इट इज हाईली एफिशिएंट। 70% जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है, एनर्जी बनती है, और 30% जो होता है उससे साइड प्रोडक्ट बनता है, वाटर। तो इसको फ्यूचरिस्टिक सेल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पास जितने भी अभी तक सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के, उन सब से पोल्यूशन बनता है, बट इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं बनता क्योंकि इसका साइड प्रोडक्ट ही वाटर, और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। लाइक हमारे पास थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो कोयले वगैरह से बिजली बनाते हैं, उसमें 40% एफिशिएंसी है, 60% से पोल्यूशन फैलता है इतना ज्यादा, है ना। मतलब अब मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा कि यार हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहे, जो कि सच है, सच है। हम मतलब जिनके हाथों में भी बागडोर है, हम तो कोशिश करते हैं कि हाँ पेड़ पौधे लगाए जाएं। चलो ये है भाई। और तो क्या ये कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन होगी O2, पहले तो ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, एनोड 2H2 4 इलेक्ट्रॉन देगा, 4OH नेगेटिव के साथ वाटर बन जाएगा। इन 4 वाटर में से 2 वाटर के मॉलिक्यूल बिजली बनाने में काम आ जाएंगे O2 के साथ जुड़ के, 4OH नेगेटिव। ये रिएक्शन होती है 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। एक है कोरूजन। कोरूजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का धीरे धीरे खत्म होना। ये बात हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है कि जो मेटल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं, तो धीरे 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 वो खत्म होने लगती हैं। ठीक है, और वो खत्म क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज ऐसी हैं जिनको कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेटल देने के लिए तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है, बस खत्म कर देंगे मेटल को। और गोल्ड इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देता, दैट्स वाई उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्लियर है। द ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज, मॉइस्चर एटसेट्रा इज कॉल्ड कोरिजन। सिल्वर जो है ब्लैक हो जाता है क्योंकि सिल्वर सल्फाइड बन रहा है। अच्छा, एक होता है रस्टिंग। रस्टिंग वर्ड यूज किया जाता है फॉर आयरन ओनली। कोरिजन वर्ड यूज किया जाता है हर एक मेटल के लिए कि हर एक मेटल धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसको कोरिजन बोलते हैं। कॉपर टर्न्स ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बेसिक लेयर of copper hydroxide and copper carbonate. Rusting of iron, the formation of reddish brown, आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर बनती है, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 XH2O। कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इन मेटल, अगर किसी मेटल में ज्यादा इंप्योरिटीज होंगी वो जल्दी खराब होगी। इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा जल्दी खराब होगी। अगर एक लोहे का पीस है आप नमक वाले पानी में डालोगे और एक जगह प्योर पानी में डालोगे तो नमक वाले पानी में जो डला होगा वो जल्दी खराब हो जाएगा। CO2 से ही बढ़ेगा। पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम, या दूसरे वर्ड्स में कहूं जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, वो उतनी ज्यादा एक्टिव होती है और वो उतनी जल्दी खराब हो जाती है। प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग बचाएगी। प्रोटेक्टिव कोटिंग में बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन यूजिंग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, समझते हो। मतलब उसके ऊपर पेंट, ऑयल, ग्रीस वगैरह चढ़ा देंगे, या फिर कोई ज्यादा एक्टिव मेटल लाइक जिंक, तो वो उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इस तरह से हम उसको बचा सकते हैं। एक छोटा टॉपिक होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, समझिएगा। जैसे कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये समझाया था, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी, और यहां पर आपने सॉल्यूशन ले लिया, कोई भी सॉल्यूशन ले लिया। मैं पहले बोल रहा हूं कि हमने NaCl ले लिया। क्या ले लिया भाई, NaCl। तो क्या होगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव है, इसे बोलते हैं एनोड, और ये नेगेटिव है, इसे बोलते हैं कैथोड। ये इधर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव आयंस हमारे इधर जाएंगे, कटायन इधर जाते हैं, और नेगेटिव इधर जाते हैं, ठीक है। अब कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, कैथोड पर होती है रिडक्शन। एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ब्रावो, एनोड पर रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। कैसे, देखो Cl नेगेटिव है,
Cl नेगेटिव क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देगा। मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोड्स पे जाके अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे जाके इनको डिस्चार्ज होना होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्लोरीन गैस बन जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड Na पॉजिटिव क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वो सॉलिड हो जाएगा और सॉलिड होकर वो डिपॉजिट होने लगेगा। यही होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे देखने को मिलेंगे। सिमिलरली वाटर का भी प्रोडक्ट बनता है। वाटर का कैथोड पर प्रोडक्ट बनता है बेटा, याद रखिए H2, और एनोड पर प्रोडक्ट बनता है बेटा O2। अब अगर सिर्फ वाटर लिया है, बट प्रॉब्लम कहां आ जाएगी, अगर कभी मैंने वाटर और NaCl को मिक्स कर दिया तो NaCl में से भी कैथोड पर प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है और वाटर में से भी कैथोड पर प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है। सिमिलरली NaCl में से एनोड पर भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और एनोड पर वाटर भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। ऐसे केसेस में हमारी जरूरत पड़ती है प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। कौन ऑक्सीडेशन शो करेगा, कौन रिडक्शन शो करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडेशन। एक आधा एक्सेप्शन भी होता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन रिएक्शन करता है। देखिए कटायन जाते हैं कैथोड पे। कौन से कटायन वाटर के कंपैरिजन में प्रोडक्ट नहीं बना सकते, K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ऐसे केसेस में वाटर जीत जाता है और वो प्रोडक्ट बनाता है। यहां पर हमारे पास ये क्या है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 के आयंस हैं। इधर आ जाओ, कौन से हैं जो वाटर से जीत जाते हैं, Ni2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au3 पॉजिटिव। ये अगर होते डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली जीत जाते हैं, जनरली। अब इधर आ जाओ, कौन से अनायन है जो हमेशा प्रोडक्ट बनाएंगे, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ये हमेशा वाटर के कंपैरिजन में जीतेंगे। और ये SO4 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, F नेगेटिव, ये कभी नहीं जीत सकते। ऐसे केसेस में हमेशा कौन जीतेगा, वाटर जीतेगा और ऑक्सीजन बनाएगा एनोड पे। सर बात समझ में नहीं आई, समझाता हूं। जैसे कि एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl है यानी कि Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, कहां पर जाने के लिए, कैथोड पर जाने के लिए। और यहां से Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, कहां पर जाने के लिए, एनोड पर जाने के लिए। अब बताइए Na पॉजिटिव में से और H पॉजिटिव में से कौन जीतेगा, H पॉजिटिव इज फ्रॉम वाटर, तो Na पॉजिटिव नहीं जीत सकता। ऐसे केसेस में वाटर जीतता है तो हाइड्रोजन बनेगा एट कैथोड। अब Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव है फ्रॉम वाटर, तो ऐसे केसेस में कौन जीतता है, ये जीत जाते हैं हमेशा। तो यहां पर बनेगा Cl2 एट एनोड। ये है बेटा, देखना है कि कौन जीतेगा। मैंने आपको बता दिया इन केसेस में हमेशा वाटर जीतेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा H2 एट कैथोड। यहां पर यही जीतेंगे तो अपना अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। इन केसेस में आ जाओ, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये जीतते हैं तो प्रोडक्ट बनता है इनका, और इनके कंपैरिजन में हमेशा वाटर जीतता है तो प्रोडक्ट बनता है इनका। तो यह है बेटा जी आपका सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से समझाने की। स्टिल आपके कुछ भी डाउट हो आप लोग डिटेल वन शॉट देख सकते हो, फिर भी कुछ डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं। और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, और प्रीमियम नोट्स मिलेंगे आपको हमारी वेबसाइट